Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry with Sakshi. Today we are going to study about Thomson model of atom. एटॉमिक मॉडल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं इसको। हमने प्रीवियस वीडियो तक पढ़ लिया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इस मॉडल के बाद में आई थी। ये जो है थॉमसन मॉडल वो 1898 में दिया था। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इस मॉडल को दिया था इन 1898 में। ठीक है बच्चों, अब इसका एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, वो समझने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने देखा कि सारी जो नेचुरल चीजें होती है, मतलब कि जो भी नेचर में प्रेजेंट होती है, मतलब मोस्टली जो चीजें वो स्फेरिकल होती है। लाइक सन होता है, मून होता है, अपनी अर्थ होती है, ये सब स्फेरिकल होती है। तो इन्होंने ये लॉजिक लगा लिया कि जो एटम होता है उसका शेप भी कैसा होता होगा? स्फेरिकल होता होगा। तो इन्होंने इस शेप को बताने के लिए बोला कि इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, इन्होंने फिर बोला कि प्रोटॉन जो होते हैं वो इसमें किस प्रकार से होते हैं? पूरी स्फेयर में इस तरीके से प्रोटॉन फैले हुए होते हैं। ये क्या है? प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके बीच बीच में इस प्रकार से एम्बेडेड होते हैं, मतलब कि इस प्रकार से फंसे हुए होते हैं। तो जे थॉमसन ने एक एटम का स्ट्रक्चर बताया कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। इसमें जो प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं? चारों तरफ फैले हुए होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, फंसे हुए होते हैं। क्लियर है इतना? जे थॉमसन ने इसका स्ट्रक्चर बताया। फिर इन्होंने इस मॉडल को वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। क्यों कहा? इन्होंने क्या क्या बोला? इस मॉडल का नाम दिया वाटरमेलन एंड प्लम पुडिंग मॉडल। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? कि जिस प्रकार से जो वाटरमेलन होता है उसमें रेड पार्ट जो होता है और उसमें बीच बीच में जो उसके सीड्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, मतलब उनको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन। और जो पूरा रेड पार्ट होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज, मतलब उसको क्या बोल दिया? प्रोटॉन। तो वाटरमेलन क्या होता है? एक एटम के स्ट्रक्चर जैसा होता है। इसी प्रकार से जो प्लम पुडिंग होता है, प्लम पुडिंग मतलब कि खीर होती है, खीर में जो दूध होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन। और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। तो इसीलिए थॉमसन के मॉडल को इन्होंने दो और नाम दिए थे, वाटरमेलन का मॉडल और प्लम पुडिंग का मॉडल। वाटरमेलन के मॉडल में मतलब कि वाटरमेलन जो था उसमें इन्होंने रेड पार्ट को क्या बोला था? रेड पार्ट जो था उसको पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कह दिया, और जो उसमें वाटरमेलन के सीड्स थे उसे कह दिया नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन। ये जो रेड पार्ट है वो क्या है? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें जो बीच बीच में बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसको क्या कह दिया हमने? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? तो जे थॉमसन का मॉडल यही था कि स्फेरिकल शेप होता है इसका। मैं इसको पोस्टुलेट्स के द्वारा लिखवाऊंगी कि इसमें क्या क्या होता है। स्फेरिकल शेप होता है, जो कि लगभग इसकी रेडियस कितनी होती है? इसकी रेडियस होती है 10⁻⁻10 m तक। ठीक है, स्फेरिकल होता है। अब इसमें जो स्फेयर में जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो चारों तरफ फैला हुआ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। इसको वाटरमेलन का मॉडल भी बोलते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, एक एक करके हम देखते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज
sphere with electrons embedded in it। ठीक है, एटम क्या कंसिस्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जो कि स्फेयर में होते हैं, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। क्लियर है आपको फर्स्ट पोस्टुलेट? एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। सेकेंड जो पोस्टुलेट था, एन एटम एज ए होल is extremely neutral because the negative and positive charges are equal in magnitude। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, एन एटम एज अ होल इज एक्सट्रीमली न्यूट्रल। एटम क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए इस एटम को क्या बोल दिया, न्यूट्रल। ठीक है। थर्ड जो पोस्टुलेट था वो था द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम to be uniformly distributed over the atom। क्लियर है बच्चों? जो मास होता है किसी भी एटम का, उसमें जो एटम में जो मास होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चारों तरफ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बीच में सेंटर में ही होगा मास, या कि साइड में होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जे थॉमसन ने यह कहा था कि इसका जो मास होता है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। लेकिन इनकी थ्योरी बाद में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी, उसकी कुछ लिमिटेशन है, वो हम आगे देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि इनकी जो थ्योरी थी वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। क्लियर है? और एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तीनों पोस्टुलेट क्या थे, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। सेकेंड, एन एटम एज अ होल इज एक्सट्रीमली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड जो था, मास ऑफ द एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। इसका जो मास होगा पूरे एटम में क्या होगा, बराबर बराबर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यही तीन पोस्टुलेट जो थे जे थॉमसन के द्वारा दिए गए थे, पर इनका मॉडल फेल हो गया। इनकी कुछ लिमिटेशन थी, वो हम आगे देखते हैं। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी, जिसकी वजह से इनका जो मॉडल था वो फेल हो गया। लेकिन बच्चों जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था इस मॉडल के लिए। क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने, भले ही इनका मॉडल फेल हो चुका था, लेकिन जो एटम का मॉडल देने वाले थे वो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने एटम के बारे में मॉडल दिया था, एटम का मॉडल दिया था। ठीक है, तो इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो क्या थी। फर्स्ट जो थी, इट फेल्ड टू explain how the positive charge holds on the electrons inside the atom। ये क्या बताने में फेल हो गई कि किस प्रकार से जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर होल्ड करके रखे। तो इसका ये एक बड़ा ड्रॉबैक था, इसकी ये लिमिटेशन थी। सेकेंड जो लिमिटेशन थी वो थी, एटम्स
इट फेल्ड टू एक्सप्लेन एटम्स स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी, एटम्स स्टेबिलिटी, एटम जो होता है वो स्टेबल होता है या नहीं, इसकी स्टेबिलिटी को बताने में ये क्या था, मॉडल अनसक्सेसफुल था। मतलब कि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी था कि एटम की स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाया। ठीक है, थर्ड जो लिमिटेशन थी वो थी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम, मतलब कि जो भी न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन एक एटम में कहाँ होती है वो बताने में फेल हो गया था। न्यूक्लियस के बारे में इसने कुछ बताया ही नहीं था कि न्यूक्लियस होता क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी पोजीशन के बारे में ये जे थॉमसन नहीं बता पाए थे। फोर्थ जो लिमिटेशन थी वो थी अनएबल टू एक्सप्लेन, इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कि ये जो थे जे थॉमसन वो ये नहीं बता पाए कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग जो होती है वो किस प्रकार से होती है, क्या होती है। इस चारों जो लिमिटेशन थी उसको फिर किसने बताया अपने मॉडल में, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एटम में न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अल्फा स्कैटरिंग क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडल में, जो कि किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, जिसको बोलते हैं हम रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। लेकिन इतनी सारी लिमिटेशन होने के बाद भी ये जो मॉडल था वो कई सालों तक चला। उसके बाद फिर आया रदरफोर्ड का मॉडल। कई सालों तक क्यों चला, क्योंकि इन्होंने इतना सारा काम कर लिए थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दी थी, इन्होंने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल बताया था जो कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, तो ये सारा बता दिया, तो इनका ये जो मॉडल था वो बहुत सालों तक चला था। उसके बाद फिर रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग का मॉडल है वो आया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का ये मॉडल जो था वो थॉमसन की जो मॉडल की कमियां थी उसको पूरा करने के लिए था। मतलब कि थॉमसन की कमियां कौन कौन सी थी मॉडल की, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को नहीं बता पाया जो कि रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में बताएंगे। पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम, न्यूक्लियस की पोजीशन को नहीं बता पाए, एटम्स की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, तो ये सब नहीं बता पाए। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस क्या होता है, अल्फा स्कैटरिंग क्या होती है, ये सब बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये जो मॉडल था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, और उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने दिया था, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स। फिर इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि अल्फा पार्टिकल का यूज किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अल्फा पार्टिकल होते हैं जिनमें बीटा पार्टिकल होते हैं और गामा पार्टिकल होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अल्फा पार्टिकल होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं और गामा पार्टिकल होते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो यूज किए थे वो क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होता है उसमें चार्ज होता है +2 का चार्ज होता है और 4 AMU इसका मास होता है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं अल्फा 2 4। ठीक है, तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था। ये बहुत ही हैवी पार्टिकल होते हैं बच्चों। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था समझते हैं सबसे पहले इसके डायग्राम के द्वारा। यहां पे इन्होंने लिया था सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर इन्होंने यहाँ पे एक लेड की प्लेट ली थी, ये क्या थी, लेड की एक प्लेट थी जो कि इस टाइप से थी, और यहाँ पे बीच में जो था रेडियम रखा था। ये क्या था, रेडियम, जिसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो सके। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है रेडियम रखा था और जिससे कि अल्फा पार्टिकल एमिट हो सके। ये क्या है, लेड की प्लेट है। अब क्या किया, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां से गुजरे तो कहां पे टकराए,
एक गोल्ड की थिन प्लेट थी, यहाँ पे गोल्ड की थिन प्लेट थी, ठीक है। और इसके पीछे बच्चों क्या था, एक सर्कुलर या फिर यूं बोल सकते हैं यू शेप का फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी जिसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। इस पूरे में क्या थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, ठीक है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जैसे ही लेड प्लेट में से होते हुए अल्फा पार्टिकल जब यहां से गुजरे तो ये सबसे पहले थिन जो ये गोल्ड फॉइल थी, ये क्या थी, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस लेड प्लेट में से होते हुए गुजरे तो ये इस गोल्ड फॉइल पे टकराए और इस पे टकराने के बाद ये सीधे सीधे यहाँ पे निकल गए। बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे सीधे यहाँ पे निकल गए इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही टकराए तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लो हुआ फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी तो इससे पता चला कि हमें यहाँ पे अल्फा पार्टिकल टकराए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे ही सीधे निकल गए, कुछ जो पार्टिकल थे वो यहां से होते हुए यहां पे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ पार्टिकल, और कुछ पार्टिकल जो थे वो सीधा लौट गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या यूज किया था, थिन फॉइल का यूज किया था, थिन गोल्ड फॉइल। अब इन्होंने गोल्ड फॉइल का ही क्यों यूज किया था, क्योंकि बच्चों गोल्ड फॉइल जो होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है मेलिएबल मेटल होता है, मतलब कि इसको जितना चाहे इतना पतला बना सकते हैं। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में उनको एक पतली ही शीट लेनी थी जो कि जिसको हम थीन कर सके, थीन लेयर ही यूज करनी थी, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया था, ठीक है। उन्होंने बम्बारमेंट करवाया था, बम्बारमेंट विद अल्फा पार्टिकल। कौन से पार्टिकल का यूज किया था, अल्फा पार्टिकल का, जो कि हैवी होते हैं। और इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से होते हुए स्कैटर हो गए, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। बहुत सारे तो अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल गए और बहुत कम ऐसे जो पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट हो गए। क्लियर है बच्चों इतना। तो यही इनका क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम था। हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल थे जो कि रेडियोएक्टिव से सोर्स से डायरेक्ट थिन फॉइल पर टकराए और इससे क्या हुआ, सर्कुलर जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, ये क्या है, सर्कुलर फ्लोरोसेंट की स्क्रीन थी, वहां पे टकराए। जब अल्फा पार्टिकल टकराए इस पे तो क्या हुआ, एक लाइट प्रोड्यूस हुई। इस पॉइंट पे क्या हुआ, लाइट प्रोड्यूस हुई बहुत सारे पार्टिकल के, कुछ पार्टिकल की यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो इससे इन्होंने पता लगाया कि जेजेस जो थॉमसन थे उन्होंने तो अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि एटम जो होता है वो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ होता है और उसमें जो स्फेरिकल होता है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। लेकिन इनकी बात गलत निकली। क्यों गलत निकली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर होते बहुत सारे पूरे एटम में तो ये अल्फा पार्टिकल है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाता तो वो वापस लौट आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सीधे गोल्ड फॉइल से होते हुए सीधे फ्लोरोसेंट की स्क्रीन पर ग्लो करने लगे। तो इससे इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। कुछ ऑब्जर्वेशन थी इनकी बच्चों। फर्स्ट जो थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। बहुत सारे जो पार्टिकल थे, इस डायग्राम के साथ साथ देखते जाते हैं अपन, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, लेड प्लेट्स में से होते हुए थिन फॉइल से टकराते हुए इस पे ग्लो करने लगे। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में निकल गए, डिफ्लेक्ट नहीं हुए, स्ट्रेट निकल गए। सेकेंड जो था,
अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ पार्टिकल क्या थे, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तीसरी जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने की वो क्या थी, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, लगभग 20,000 में से 1, मतलब कि कितना कम था, मतलब 20,000 में से ओनली 1 ऐसे थे जो रिटर्न्स बैक वापिस आ गए लगभग 180 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन जो थी वो रदरफोर्ड ने की इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। फिर इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ एटम लिया, जैसे कि इस प्रकार से ग्रुप ऑफ एटम, ये क्या है, एक एटम। किसी भी मैटर में एटम जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं अरेंज, बहुत सारे एटम होते हैं एक मैटर में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो कोई भी एक एटम होता है वो इस प्रकार से होता है। इन्हें कैसे पता चला, इसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल, ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल किसी एटम से टकराते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो तो सीधे निकल जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो लगभग इस पॉजिटिव चार्ज के पास होते हैं, वो पास से गुजरते हुए क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्मॉल एंगल से। इस प्रकार से जो पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज पर टकराते हैं वो सीधा 180 डिग्री के एंगल से वापिस लौट आते हैं। तो इससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। अल्फा पार्टिकल जो थे, ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, लगभग करोड़ों अल्फा पार्टिकल का क्या करवाते हैं, ये बम्बारमेंट करवाते हैं एटम पे। अब ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम में इन्होंने देखा कि अगर पूरे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरे स्फेरिकल जो एटम उन्होंने बताया था कि एक स्फेरिकल होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज सभी जगह होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज सभी जगह होता तो अल्फा पार्टिकल सारे क्या हो जाते, वापिस आ जाते 180 डिग्री के एंगल से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अल्फा पार्टिकल मोस्टली जो थे वो क्या, सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या है कि एटम जो है उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, फिर इन्होंने देखा कि कुछ कम, मतलब 20,000 में से 1 पार्टिकल ऐसे जो थे वो वापिस 180 डिग्री के एंगल पर लौट आए, और कुछ जो थे जो बिल्कुल पास से जा रहे थे पॉजिटिव चार्ज के, वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम is empty as most of the alpha particle passed through the foil undeflected। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस है, एक एटम है उसमें जितना भी स्पेस है, सबसे ज्यादा जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। क्यों एम्प्टी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत सारे ऐसे हैं जो जो अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले गए, अनडिफ्लेक्टेड हुए, मतलब डिफ्लेक्ट होके वापिस नहीं आए या कोई एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं हुए, सीधे सीधे चले गए। इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उसमें बहुत सारा जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। सेकेंड जो कंक्लूजन निकाला इन्होंने, द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज जो होता है एक एटम में, पॉजिटिव जो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही कम वॉल्यूम में वो है पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि रिपेल द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, तभी वो क्या कर रहा है, पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। जब उसके पास से गुजरते हैं या फिर उस पर जब टकराते हैं तो क्या हो जाता है, वो रिपेल हो जाता है और 180 डिग्री के एंगल से वापिस लौट आता है। इसीलिए इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला सेकेंड। थर्ड जो कंक्लूजन निकाला, न्यूक्लियस इज
वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। न्यूक्लियस जो है बच्चों वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस जो है वो बहुत बहुत छोटा है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस जो है उसकी रेडियस जो है, एटम की जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 m है। ये क्या है? एटम की रेडियस। तो न्यूक्लियस की रेडियस होगी बच्चों 10⁻⁻15 m तक। मतलब कि इतना डिफरेंस है कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। ठीक है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से क्रिकेट बॉल जो होती है, क्रिकेट बॉल सब लोग जानते हैं, उसको अगर हम न्यूक्लियस माने तो रेडियस ऑफ एटम मान सकते हैं कि जितना भी ग्राउंड जो होता है उसमें 5 किलोमीटर की जो दूरी होती है, चारों तरफ 5-5 किलोमीटर की दूरी मान ले, तो इस प्रकार से वो न्यूक्लियस इतना सा है और एटम इतना बड़ा है। तो इस प्रकार से इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया कि न्यूक्लियस जो होता है उसका कंपैरिजन किया एटम से। न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू एटम। क्लियर है बच्चों? इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। फिर क्या हुआ, इस ऑब्जर्वेशन के बाद और इस कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। मतलब कि न्यूक्लियस के बारे में बताया कि एटम जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, इसमें न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये सब। तो फाइनली रदरफोर्ड ने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने ही दिया था। क्लियर है? अब इन्होंने क्या दिए थे? कुछ पोस्टुलेट दिए थे जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इसमें जमे हुए होते हैं। ठीक है, इन्होंने एक और कंक्लूजन निकाला था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी इनको कहते हैं, रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। फर्स्ट जो था, the positive charge and most of the mass of atom was concentrated in small region and was called nucleus। क्लियर हो गया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इससे ही क्लियर हो गया था कि पॉजिटिव चार्ज जो था वो एक छोटे से रीजन में, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड रहता है, प्रेजेंट रहता है, और उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में ही प्रेजेंट रहता है। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग तो पूरे स्फेयर में क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। अगर पूरे स्फेयर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता तो अल्फा पार्टिकल सारे के सारे क्या हो जाते? डिफ्लेक्ट हो जाते 180 डिग्री के एंगल से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ये है पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है, जो कि बहुत सेंटर में क्या है? कंसंट्रेटेड है। ठीक है, सेकेंड जो इन्होंने दिया था पोस्टुलेट, nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits। ठीक है, ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है जिसमें कि क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस प्रकार से चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं बहुत ही हाई स्पीड से सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो इसे क्या नाम दिया? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसके सराउंडेड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के सराउंडेड वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड के साथ में, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? ऑर्बिट। थर्ड जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला बच्चों, इन्होंने ये भी बताया था कि जिस प्रकार से ये न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसको किससे कंपेयर किया था? सन और अर्थ से। मतलब कि जिस प्रकार से ये सन होता है उसके चारों ओर अर्थ क्या करता है? अर्थ घूमती रहती है, या फिर कोई प्लेनेट होता है वो सन के चारों ओर घूमता रहता है। उसी प्रकार से जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? एक सर्कुलर मोशन में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं वेरी हाई स्पीड के साथ में। ठीक है, तो इन्होंने सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था।
इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था, ठीक है। थर्ड जो इन्होंने बताया था, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये। न्यूक्लियस जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो किसके द्वारा हेल्ड होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वरना अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आ जाते हैं और एटम खत्म हो जाता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन होता है दोनों का, तो ये क्या हो जाता? दोनों पास पास आ जाते, जिससे कि एटम क्या हो जाता? खत्म हो जाता। तो इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी बताई थी रदरफोर्ड ने इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चों यही थी रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं जिसको, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। तो यही इन्होंने बताया था इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने देखा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फिर जो कि फेल हो गया था, और फिर आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने फाइनली बता दिया कि न्यूक्लियस क्या होता है और प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है। क्लियर है बच्चों? तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था, आई होप आप लोगों को दोनों मॉडल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।